हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और लाइफ को एंजॉय करना भी चाहिए। जैसे कि आज आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि मैं किस चीज़ के ऊपर बात करने वाली हूँ या क्या बताने वाली हूँ, अपने लाइफ के बारे में या किसकी लाइफ के बारे में। जो आज मैं बताने जा रही हूँ काफ़ी हद तक मेरी स्टोरी से बहुत मैच करता है। और कहते हैं ना, जब हम उस स्टेज से निकल चुके होते हैं या जब हम उस जो चीज़ हम पे बीत चुकी है, हम उस वाले इंसान को समझ सकते हैं जो उसके द्वारा से मैं इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में भी ऐसा ही घटा है और मेरे साथ भी सेम नहीं कहूँगी लेकिन बहुत हद तक उस तरह की चीज़ें हुई। अपनी कहानी याद आ गई कि यार सेम सिचुएशन है, सेम जो बताने जा रही हूँ वो एक रियल कहानी है, रियल लाइफ है उनकी जो उनके साथ घटा है। और कहते हैं ना, जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है ना तो वो क्या बन जाता है, वो स्टोरी कहानी किससे बन जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से उन सिस्टर का भी एक कहानी के तौर पे बन चुकी है। तो मुझे कुछ दिन पहले मेरे एक भैया का फ़ोन आया और वो भैया मेरे से आयुर्वेद से जुड़े हैं। तो जब भी उनको कुछ ऐसी चीज़ें पूछनी होती है, कोई उनके पास ऐसा पेशेंट होता है या उनके रिलेटिव में कोई ऐसी बात होती है, कुछ कोई भी बीमारी वगैरह होती है तो वो मेरे से ज़रूर डिस्कस करते हैं। मुझे बताया कि इस तरीके से एक लड़की है और वो बहुत ज़्यादा जो है माइंड कहते हैं ना डिप्रेशन में है बहुत ही ज़्यादा, और इस तरह की उसकी प्रॉब्लम है। सब कुछ उन्होंने मुझे बताई तो मुझे बहुत मतलब पता है, मुझे बहुत नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। और जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, मुझे कुछ जानना होता है तो मैं उनसे डिस्कस करती हूँ। तो उन भैया का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि रेनू ऐसे बात है और बहुत ज़्यादा मतलब वो लड़की जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टूट चुकी है। मैंने बोला भैया मैं बात करना चाहूँगी। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने उनसे बात की तो पूरी चीज़ें सुनी, जानी पहचानी, सब कुछ किया। पता है लाइफ में आदमी कोई बीमारी से नहीं मरता है। कहते हैं ना, उस बीमारी से मर गया, उस बीमारी से मर गया। नहीं, बीमारी से नहीं मरता, लेकिन जो अपने लोग टॉर्चर करते हैं ना, जो अपने लोग बुरा तो हो रहा है, चलो यार हम बीमार हैं, कुछ प्रॉब्लम है, वो तो अलग बात है। लेकिन जो अपने उस समय हमारा साथ देते हैं, अपने हमारा जो व्यवहार करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा माइंड पे असर पड़ता है। और वही उस लड़की के साथ हुआ कि जब उसको पता चला उसका ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद उसके हस्बैंड वगैरह, उसके मतलब इन लॉज उसके साथ अच्छे से नहीं रहे। उनकी सोच इतनी गंदी, इतनी घटिया कि अगर इसको कैंसर हुआ है तो इसके कीटाणु हमें ना लग जाए। उनको एक कमरे में ऐसे कि अपने कमरे में बाहर नहीं आना है, उनकी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, अपने बेटे को बोल देना उनको टच नहीं करना है क्योंकि ये बीमारी आपको आ सकती है। तो वो बहुत ही कहते हैं ना, तुम इतने पढ़े लिखे हो, अगर तुम ऑस्ट्रेलिया जैसे इतने बड़े देश में रह रहे हो, तुम पढ़े लिखे तो हो गए ही हो गए जो विदेश में रह रहे हो, तो तुम्हारी सोच इतनी घटिया, इतनी छोटी कैसे हो सकती है। मैं समझ नहीं पाती कि लोग कितना घटिया और कितना गंदा सोच लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ भी सेम यही स्टोरी हुई है, सेम यही कहानी मेरे साथ भी घटी है। बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ये नहीं किया जो उनके हस्बैंड ने उनके साथ किया, और वो एक दूसरे से अलग हो गए। आप देख लीजिए, एक बीमारी की वजह से एक जीवन साथी ने अपनी पत्नी का हाथ छोड़ दिया कि तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है, कहीं मुझे ना हो जाए। तो बहुत घटिया और बहुत ही गंदी सोच है। आज वो सिस्टर बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान है, उनका अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। हालांकि वो ठीक हो सकती थी, उसी समय ठीक हो जाती अगर उनके अपनों ने उनका साथ दिया होता। लेकिन जब अपनों ने साथ नहीं दिया और जब डिप्रेशन में चला जाता है ना आदमी, तो फिर कितना भी आप अच्छी दवाइयाँ, कितनी भी अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा हो ना, वो काम नहीं करता है। सेम उनके साथ भी वही हुआ कि उनको जो है वो घटने के बजाय वो बढ़ने लग गया और काफ़ी जगह हो चुका है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ठीक नहीं हो सकती, वो ठीक हो सकती हैं, बस उनको उन चीज़ों को भूलना पड़ेगा जिन लोगों ने उनके साथ ना ऐसे कुछ। अगर वो बंदी के साथ, मैं मानती हूँ क्योंकि मैं इस कंडीशन से बाहर निकली हूँ, अगर उस बंदी के साथ उसके घर वाले, उसके मम्मी पापा भी होते ना, क्योंकि कोविड की वजह से उसके मम्मी पापा भी उसके पास तक नहीं पहुँच पाए, वो भी अपने मम्मी पापा के पास तक नहीं पहुँच पाए, तो शायद वो इतनी बुरी कंडीशन में नहीं आती। क्योंकि जब हम सोचते हैं तो हमारे ब्रेन पे असर करता है, और हमारी जो बीमारी होती है ना वो और ज़्यादा क्यों बढ़ती है, क्योंकि हमारे जो सेल हैं वो अपना काम और तेज़ी से करने लगते हैं। जब हम किसी चीज़ का सोचते हैं, डिप्रेशन लेते हैं, तो ये कहते हैं ना एक चिंता चिता समान, वो इसीलिए कहते हैं कि अगर हम कुछ अच्छे इंसान हैं, मतलब ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं, और हम कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ किसी चीज़ की टेंशन ले रहे हैं, तो तुम 10 दिन के बजाय तुम 2 दिन में मर जाओगे। तो उस बंदी का अगर साथ दिया होता है ना, तो आज वो इतनी बुरी कंडीशन में नहीं होती और कब की ठीक हो गई होती। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर कोई इतनी बड़ी कैंसर नहीं होती है, टाइप कह सकते हैं बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन इतनी जल्दी कोई ये नहीं है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ ही तुम्हारा दूसरी चीज़ भी जो है पनपने लगे। बीमारियाँ हमें मारती नहीं हैं, हमें जो मारता है ना वो हमारा सोच, हमारा दिमाग, वो मारता है। और सोच किस लिए मारती है कि सोच गलत नहीं, जो लोग हमारे साथ कर रहे हैं ना, उस चीज़ को हम सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अपने आप को उस स्टेज पे ले आते हैं कि ख़त्म, सब कुछ ख़त्म।
और ये बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो दूसरों के लिए सोचते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सोचते ही ऐसे होते हैं सेंसिटिव कि उनको हर चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, कैंसर हो या कितनी भी बड़ी बीमारी हो या छोटी बीमारी हो, अगर हमारा साथ दे रहे हैं ना तो हम बहुत जल्दी से ठीक हो सकते हैं, अपनी उस बीमारी से बहुत जल्दी से लड़ सकते हैं, चाहे वो कितनी भी दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्यों ना हो। और मुझे भी मेरी टाइम पे आज भी याद है और हमेशा रहेगा ये बात भी याद कि मैं भी हॉस्पिटल में जब देखती थी कि सब पेशेंट के साथ उनके अपने होते थे, मैं अकेली रहती थी, बहुत इरिटेट होता था, बहुत माइंड डिप्रेस हो जाता था। लेकिन फिर सोचती थी आज मेरे मम्मी पापा अगर ठीक होते तो वो मेरे पास होते, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी उस समय दूसरे हॉस्पिटल में थे। तो मुझे बहुत दुख होता था कि काश मेरे पापा ठीक होते तो मैं ऐसे अकेली नहीं रहती हॉस्पिटल में। और मुझे ना मेरे हस्बैंड तो थे मेरे साथ, सुबह शाम वो मुझसे मिलने आते थे, लेकिन मुझे इंतज़ार रहता था सैटरडे संडे का, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड के बाद कोई मेरे तरह था कि मुझे देखने आते थे, मेरी फ़िक्र होती थी, तो मेरी सिस्टर थी बड़ी वाली, और अगर उनके पास जिम्मेदारी ना होती तो शायद वो मुझे कभी अकेला ना छोड़ती। मैं वो हॉस्पिटल के टाइम पे बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी कि मेरे पास भी मेरा कोई होता जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती। आज मैं हॉस्पिटल में हूँ, अकेले अपनी सब चीज़ें कलेक्ट कर रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ अपनी आंखों से, सब कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ रहा है, सब कुछ मुझे फेस करना पड़ रहा है। फिर भी कोई बंदा ऐसा नहीं है जिससे मैं अपना सुख दुख बोल सकूँ। और मैं हर संडे इंतज़ार करती थी, हर संडे मेरी सिस्टर आती थी, सैटरडे आती थी, वो पापा के पास हॉस्पिटल में रहती थी, और संडे वो मेरे पास आती थी, फिर शाम को वापस घर आती थी। और वो संडे इतना स्पेशल होता था मेरे लिए कि उस चीज़ के लिए ना पूरा एक हफ़्ता निकल जाता था। वो एक संडे इतना स्पेशल होता था मेरे लिए जिस दिन मुझे इंतज़ार होता था कि मेरी सिस्टर मुझे मिलने आएगी, क्योंकि ना उस समय हमारा जो मेंटली कहते हैं ना वो बिल्कुल किसी सोचने समझने के काबिल नहीं होता है। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि इतनी एज भी नहीं थी कि मैंने इतना कुछ देख लिया होगा, और इतनी बुरी कंडीशन में हूँ मैं। मुझे व्हील चेयर से जाना पड़ रहा है, मेरे पाँव नहीं चल रहे हैं, मेरे छोटा सा बच्चा अपने से दूर किया हुआ है, मेरे पास भी कोई होता जो मुझे पल पल देखता, क्योंकि मेरी हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी, मेरी कोई चांस नहीं था मेरा बचने का। लेकिन मेरे पास सपोर्ट था मेरे हस्बैंड का कि वो मेरे साथ हैं, और ठीक है वो मेरे पास यहाँ नहीं है लेकिन वो मेरे साथ हैं, और मेरी सिस्टर और मेरे पापा अपना ट्रीटमेंट कराते थे। कीमो के बाद 25 दिन की रिसाइकिल होती थी कीमो की, तो कीमो कराने के बाद मेरे पापा मेट्रो से गुड़गांव आते थे, भले एक दिन के लिए आते हो, वो मुझे मिलते थे, और जब भी मिलते थे ना मेरे पापा मुझे बोलते थे बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब मुझे बोलते थे कि रेनू बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर शायद इसकी जगह कोई और होता तो अब तक हार मान गया होता। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी किसी के सामने रोया नहीं है। अगर मुझे कुछ तकलीफ भी हो रही है ना, मुझे दुख हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया कि आज मैं इतनी परेशान हूँ, आज मुझे ये हो गया, आज मुझे हो गया, कभी मैंने नहीं बताया, क्योंकि मेरे पापा भी सेम कंडीशन में थे और उसी कंडीशन में मैं थी। मैं उनको क्या बताऊँ, मैं कभी किसी के सामने रोई नहीं हूँ, लेकिन उनको लगता था रेनू बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मैं अंदर से खोखली थी। तो यही चीज़ है, मैंने भी 10 महीने पूरे 10 महीने मेरे हॉस्पिटल में काटे हैं, और जो लोग बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला या हमें ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ, मैं इन 10 दिनों में मुश्किल से 10 दिन अपने घर रही होंगी। मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी, मैंने जो झेला है अपनी लाइफ में, तब मैंने वहाँ पे रह के ना अकेले हॉस्पिटल में मैंने ये देखा है कि कोई किसी का नहीं है। अगर आपका शरीर ठीक है ना, आपका शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, कोई किसी का नहीं होता है। एक सैटरडे और संडे ऐसे दिन होता था हफ्ते में जो मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता था अपनी सिस्टर का, क्योंकि अगर देखा जाए ना मेरे पास वो एक बंदी थी जो मुझसे मिलने आती थी, घर भी उसको संभालना था, मेरा बच्चा भी उसने ही संभालना था, अपना बच्चा भी संभालना था, मेरी छोटी सिस्टर भी उसने ही संभालनी थी, और उसके बाद वो जॉब भी करती थी, और जॉब से जैसे ही सैटरडे उसका जो है हाफ होता था, वो बस में सीधा बैठती थी, पापा के पास हॉस्पिटल पहुंचती थी, सैटरडे पापा के पास रुक के वो संडे मेरे पास आती थी। तो जो लोग कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, वो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुन ले। और उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि वो अकेले इतना सरवाइव करे, इतना ज़्यादा जो है अपने आप को चलाए घुमाए, उसकी उम्र इतनी नहीं थी, बहुत कम उम्र की थी वो भी। और लेकिन उसको इस चीज़ का था कि मैं अकेली। तो रिश्तेदारों का तो ये हो गया था कि इनसे अगर हम मिले या इनके पास आए तो शायद हमें ये बीमारी ना हो जाए। मेरे रिश्तेदारों में इन लॉज में सभी थे, मेरी बुआ, चाचा, चाची, दादा, दादी, उनके बच्चे, मामा, मासी, मतलब टोटल मिला के हर एक रिश्तेदार मेरे थे। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई ना, उसके बाद वो सारे रिश्तेदार कहीं गायब हो गए, कोई नहीं रहा।
कोई भी नहीं आया। और ऐसा नहीं था कि मैं मतलब महीने में एक बार कीमोथेरेपी कराने जा रही हूँ या क्या है। सबको पता था कि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है और मैं पूरे 10 महीने हॉस्पिटल में रही हूँ। और उन 10 महीनों में मेरे किसी भी रिश्तेदारों को एक दिन का टाइम नहीं मिला कि वो उस बच्ची को देखे आए जो इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है। उसी समय मैंने सोचा था, दुनिया में ये जो 2-3 तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारे मम्मी पापा, इनके अलावा कोई नहीं है। अगर इनके अलावा कोई था तो मेरी मौसी की लड़की, जो लास्ट टाइम तक मेरे घर को संभाला उसने, और उसने बोला दीदी जब तक आपका ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगी। इनमें वो भी आती है क्योंकि उसने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो पीछे से मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, खाने पीने का, मुझे उनकी तरफ से कोई टेंशन नहीं। उस बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा है ना, समझ लीजिए वही तुम्हारा अपना है, उसके अलावा कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। और उस इंसान को वहीं तक सीमित रखो जहाँ तक उन्होंने तुम्हें किया है। मेरा तो यही है कि जिसने मेरा मतलब उस बुरे टाइम में साथ दिया है ना, वो ठीक है। बाकी मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे वो क्या बोल रहे हैं, भले ही वो गंदा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं सबके साथ नॉर्मल हूँ, मैं किसी के साथ लड़ती नहीं, झगड़ती नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने ये गांठ मान ली थी कि मतलब नहीं रखना है ऐसे लोगों से जो इस समय तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं। एक बार बताइए, एक बंदा 10 महीने हॉस्पिटल पड़ा है तो क्या 10 महीने में इंसान को एक दिन भी टाइम नहीं लगा कि देख के आ जाए? और पता, किसी ने हमसे पीछा छुड़ाया, कहीं ये पैसे ना मांगे हमसे, किसी ने पीछा छुड़ाया कि यार हमें ना लग जाए बीमारी। हमारे घर के खुद हमारे बुआ वगैरह जो है, उन सब ने हमसे ऐसे नाता तोड़ा जैसे कि मतलब ये बीमारी उनको ना लग जाए, कि है हम नहीं जाएंगे, कहीं पैसे ना मांगे। लेकिन वो ऊपर वाला है ना, करने वाला भी वही होता है और बिगाड़ने वाला भी वही होता है और सुधारने वाला भी वही हालात है। सेम ही हमारी बीमारियां हैं। तो ऐसा क्यों किया किसी ने कि उस टाइम पे उन्होंने उनको छोड़ दिया जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे ये अपनी स्टोरी से इसीलिए मैच लगा क्योंकि मेरे साथ भी हुआ। 10 महीने में 10 लोग मुझसे मिलने नहीं आए। मेरे अपने जितने थे वो इसलिए नहीं आए कि उनको बीमारी ना हो जाए। के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी होती है वो थोड़ा वीक होती है और हर चीज़ को एकदम से कैच कर लेती है। तो इसीलिए अपने आप को बस सेफ रखना है, इन चीज़ों को लेते रहो तो शायद आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मेरी हर एक वीडियो में आपको ये मिल जाएगा कि मैं हंस रही हूँ, मैं इधर घूम रही हूँ, मैं उधर घूम रही हूँ। बहुत कम वीडियो में मैं रोती भी दिखाई दूँगी, वैसे रोती भी मैं आज तक नहीं दिखाई दूँगी, लेकिन जब मैं बहुत सैड हो जाती हूँ, यार 10 साल हो गए, बहुत बड़ी बात है। 10 साल से मैं दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गई हूँ। 10 साल से मैं परेशान हो गई हूँ अपनी लाइफ से, पेन से, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। तो तब जाके मेरी एक आधी वीडियो आ जाएगी सिर्फ भगवान को कि हारी नहीं हूँ, मैं थक गई हूँ। अब मैं थक गई हूँ अब इन चीज़ों से, अब तो मुझे बख्श दो। 10 साल हो गए हैं मुझे आपकी इस पे चलते हुए। तो गाइज़ अब मैं करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड। आप प्लीज़ कमेंट करना और उन सिस्टर के लिए बिल्कुल आप दिल से दुआ करना कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, और वो हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि आपको वो बीमारी ख़त्म कर दे, बस आपकी सोच आपको ख़त्म करती है। तो सोचना नहीं है, बीमारी कोई बड़ी नहीं होती है। आज आदमी एक दूसरे आदमी को खा जाता है मार के, ठीक है, ये तो बीमारी है। तो इस बीमारी से क्या डरना, ये तो आराम से सो रही है, इसको सोने दो, ठीक है। आप खुश रहो, आप स्वस्थ रहो, ये सोती सोती ही चली जाएगी बीमारी और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए, खुश रहिए जितना हो सकता है। और आपके आसपास सभी लोगों को कहूँगी, अगर आपके आसपास कोई भी कैंसर पेशेंट है या किसी भी बीमारी से कोई इंसान जूझ रहा है तो प्लीज़ उससे दूर मत भागिए, उसका साथ दीजिए। क्योंकि उस समय वो जिस कंडीशन में हो रहा होता है ना, उसका माइंड जिस तरीके से हो रहा होता है, उसको बहुत ज़रूरत होती है कि वो उसके पास कोई आए और अच्छी बात बताए। ये नहीं कि यार तुझे ये बीमारी है तो गया, ठीक है, लेकिन आप उसका साथ दीजिए, आप उससे हालचाल पूछिए, आप उससे पूछिए किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या, चलिए चिल करते हैं, चलिए घूम के आते हैं, इस तरह की बातें कीजिएगा तो बिल्कुल बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। और वो हमेशा दुआओं में आपको याद करेगा, क्योंकि अगर आपका उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है और आप बुरे समय में उसके साथ दे रहे हैं ना, तो वो हमेशा आपको दुआएं देगा और वो दुआएं लगती हैं। और इसका परिणाम मतलब इसका जीता जाता सबूत मैं हूँ कि मुझे भी पता नहीं कितने लोगों की दुआएं लगी हैं कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मेरा बेटा भी मेरे पास है और मैं अपने परिवार के साथ हूँ।
तो ये दुआएं होती हैं और दुआओं का असर ज़रूर होता है, तो दुआएं लीजिए, बद्दुआएं। लेकिन पूरे 10 साल से मैं आज भी मेरी मेडिसिन चल रही है और चलती रहेंगी जब तक जीवन है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये छूटेंगी, पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। मैं फिर भी अपने आप से ये वादा करती हूँ कि मुझे ये इस बीमारी की दवाई छुड़ानी है तो छुड़ानी है, और मैं वाकई में सफल हो जाती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कंडीशन में आके या इस स्टेज पे आके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना कि तुम है, ये तुम्हारा शरीर है, तुम्हें स्वस्थ रहना है। जितने भी मुझे सुन रहे हैं लोग, उनको मैं साफ शब्दों में बोलना चाहूँगी कि कैंसर कभी भी किसी को छूने से नहीं होता है, किसी की सांसों से नहीं होता है, किसी के झूठा खाने से नहीं होता है। कैंसर कभी भी ऐसे नहीं फैलता है। अपनी सोच बदलो, अपनी सोच बदलो, इतने घटिया मत बनो। और बहुत लोग होंगे जो शायद इस तरह की सोच रखते हैं। मेरे खुद परिवार में ऐसी और इतनी घटिया, इतनी छोटी सोच रखते हो आप। एक बीमारी लड़की को अकेले आपने छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि कहीं ये कैंसर हमें ना हो जाए। तो ऐसी छोटी सोच रखने वालों के लिए आप लोग क्या कहेंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी लाइफ में बस ये एक चीज़ गांठ में बांध ली है, मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा और मेरी सिस्टर, बस। इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यही वो बंदे हैं जो मेरे बुरे समय में मेरे सबसे सामने रहे, सबके सामने रहे। मैंने 10 महीने हॉस्पिटल में काटे हैं, 10 महीने मैंने देखा है, लोगों का इंतज़ार किया है कि कोई तो आएगा, कोई सहेली है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई तो आएगा जो मुझे पूछेगा मेरा हाल। होता है यार, उस समय हम किस कंडीशन से निकल रहे हैं, किस बुरी यातनाओं से गुजर रहे हैं, वो हम जानते हैं। क्योंकि वो ट्रीटमेंट का जो ट्रीटमेंट अपने ऊपर हावी होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है। और मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊंगी, बिल्कुल बनाऊंगी, कि किस तरीके से मैंने सर्वाइव किया है, किस तरह से मैं बाहर निकली हूँ, किस तरह से मैं आज तक अपने आप को ठीक रखती हूँ। मैं बहुत टाइम से सोचती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोग भी उस चीज़ से बचे रहें और आप लोग भी उस चीज़ का। मेरी स्वीट सी सिस्टर, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, वैसे तो आप ज़रूर देखोगे मुझे पता है, तो कभी भी उन लोगों के बारे में ना सोचें, अपने बारे में सोचें। और कोई बीमारी ऐसी नहीं होती है जो हमें ख़त्म कर दे, वो ऊपर से लिखा हुआ होता है, ऊपर से लिखा हुआ आता है, तभी हमें जाना होता है। यहाँ पे किसी को नहीं रुकना है, कोई जल्दी तो कोई लेट चला जाता है, कोई सड़ के, कोई गल के चला जाता है, ठीक है, कोई आराम से चला जाता है। अपने आप को जितना खुश रख सकती हो रखो, जितना हो सके आयुर्वेद की तरफ जाओ, क्योंकि राजीव भाई दीक्षित जी के आप अगर वीडियो सुनते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज अगर मैं हूँ, आज मैंने अगर 10 साल निकाल दिए हैं इस बीमारी के बाद, तो सबसे बड़ा हाथ है राजीव भाई दीक्षित जी का। और वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उनके लिए दुआएं करती हूँ, हमेशा उनके लिए प्रे करती हूँ, जहाँ भी हो, बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि उनके बताए हुए रास्तों पे मैं चलती हूँ। जो उन्होंने, जितना उन्होंने बोला है, ये नहीं खाना, ये खाना है, ये जड़ी बूटी लेनी, ये लेनी, मैंने वही चीज़ फॉलो की है। आज भी मेरे किचन में आपको मिल जाएंगी, और आज भी मैं उस बीमारी के पास तो नहीं हूँ। हाँ, ये है कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो नॉर्मल लोगों से जो हमारी मिलने आती थी, वो यही बोलती थी, जल्दी जल्दी ठीक हो जा, तुझे मन्नत का आदि का ध्यान रखना है। मतलब मेरे बेटे के लिए बोलती थी कि तुझे आदि को पालना है। जल्दी, बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पे कहते हैं ना, वो इंसान जो तुम्हारे उस बुरे समय में होते हैं ना, वो भगवान से कम नहीं होते हैं। क्योंकि उस समय तुम क्या झेल रहे होते हैं वो तुम्हें ही पता है, उस समय क्या कंडीशन होती है। एक मेरा भी मन करता था कि मैं ये 10वें माले से जो है ना जंप लगा दूँ, ख़त्म कर दूँ। लाइफ नहीं है, कुछ भी लाइफ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथ पाँव नहीं चल रहे, तुम चल नहीं पा रहे हो, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, ब्लड तुम्हारे शरीर में नहीं है, प्लेटलेट तुम्हारे शरीर में नहीं है, सब दूसरे लोगों के आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। क्या लाइफ है यार। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सा बंदा अगर तुम्हारे सामने आके कहे ना, मैं हूँ तेरे साथ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लड़ लेगी, बस वो काफ़ी होता है लाइफ में। तो प्लीज़ अपने साथी का, अपने परिवार में किसी भी इंसान का जिसको ऐसी प्रॉब्लम हुई है, या वो हो रखी है, या वो लड़ रहे हैं, तो उनका भरपूर साथ दें, रिश्तेदार भी और घर के भी। ये बीमारी कभी भी हवा से या फिर बात करने से या छूने से नहीं फैलती है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। और हर एक इलाज है, सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखिए, खुश रखिए। सबसे पहला ट्रीटमेंट यही है कैंसर का। दूसरा है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और तीसरा है कि अपने आप को हमेशा उन लोगों से जोड़ के रखिए जिन लोगों ने तुम्हारा बुरे टाइम में साथ दिया है, या जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। बस यही 2-3 दवाइयाँ हैं जो आपको बहुत जल्दी ठीक कर देंगी इस बीमारी से। तो मेरी प्यारी सी स्वीट सी सिस्टर, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, और हमेशा मुस्कुराते रहें, और मुझसे हमेशा बात करते हैं। जब भी आपको लगे कुछ खाली खाली, तो मुझसे बात करें। और लव यू, प्यार। जल्दी आपसे मिलेंगे, और तब आपसे बातें भी करेंगे, और अपनी वीडियो के लिए आप कुछ शूट भी ज़रूर करेंगे।
तो तैयार है पर छोटी सी वीडियो में ये बात नहीं आ पाएगी, और बहुत ज़रूरी था मुझे ये बताना, बहुत ज़रूरी था ये चीज़ें क्लियर करना उन लोगों के लिए जो इस तरह की। मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोग कभी भी आपके अपने, आपके रिश्तेदार या आपकी खुद आपकी फैमिली में कोई भी अगर इस तरीके से बीमार है या इस तरह की बीमारी से निकल रहा है, तो कभी भी इसका साथ ना छोड़ें, प्लीज़ ना छोड़ें। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये बीमारी से कम और अपनों के साथ, मतलब दवाइयों से कम और अपनों के साथ, जो अपने उनके साथ खड़े होते हैं ना, उनसे जल्दी ठीक होता है। अगर आप उनको प्यार देंगे ना, उनका प्यार से मतलब उनका साथ भी खड़े हो जाएंगे ना कि हम तुम्हारे साथ हैं या हम हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं।